क्या हाल चाल है 9th क्लास वालों? बढ़िया है? मन लगा के पढ़ रहे हो? पक्का? चलो, क्या पढ़ना था हम लोगों को आज? गैलीलियो का प्रयोग। गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट। क्या था? गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट, गैलीलियो का प्रयोग, यही पढ़ना था ना? अच्छा, इसके पहले क्या क्या पढ़ चुके थे ये बताओ? बल, बल के प्रकार, बल के प्रभाव, परिणामी बल, संतुलित बल, असंतुलित बल, ये सब पढ़ चुके थे। जैसे अनबैलेंस्ड फोर्स का इधर एग्जाम्पल हम लोग पढ़ चुके हैं ना? पिछले क्लास में यहाँ तक हो चुका है, पिछले वीडियो में यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? बता भाई, यहाँ तक पढ़े हैं ना? आज हमें क्या पढ़ना है? गैलीलियो का प्रयोग, गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट। आज पढ़ना है गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, तो गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम लोग, ठीक है? देखोगे भाई, सर्वप्रथम गैलीलियो के प्रयोग में देखो क्या क्या बातें लिखी गई हैं। क्या क्या बातें लिखी गई हैं कि सर्वप्रथम गैलीलियो ने ही यह निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी गतिशील वस्तु पर बल नहीं लग रहा हो तो वह अपनी समरूप चाल से अनंत काल तक गति करती रहेगी, अनंत काल तक चलती रहेगी। इसका मतलब क्या है कि गैलीलियो ने अपने प्रयोग में यह निष्कर्ष निकाला, सर्वप्रथम गैलीलियो ने, ठीक है? बहुत सारे लोग गलती करते हैं, न्यूटन बाबा का नाम देते हैं, लेकिन सबसे पहला काम किसने किया? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि कोई गतिशील वस्तु है और उस पर कोई बल न लगे, उस पर कोई बल कार्य न करे, जैसे घर्षण बल कार्य न करे, हवा का दबाव न हो, सतह का रुखड़ापन न हो, यानी उस पर कोई बल कार्य न करे, तो वह गतिशील वस्तु निरंतर एक समान चाल से चलती रहेगी, रुकने वाली नहीं है। ये काम कौन बताया? गैलीलियो ने। कौन बताया? गैलीलियो ने। फिर उन्होंने इस पर एक प्रयोग किया, एक गेंद, इसके लिए एक गेंद को लिया और आनत तल से गेंद को गिराने का प्रयास किया। जब गेंद नीचे की ओर आ रही थी, आनत तल का मतलब ढालुआ सतह, कैसा? ढालुआ सतह। आनत तल का मतलब ढानुआ सतह, यानी स्लोपिंग सरफेस। तो जब गेंद को गिराने का प्रयास किया, जब गेंद ढालुआ सतह से गिरने के लिए नीचे की तरफ जा रही थी, तो उसका वेग बढ़ जा रहा था, लेकिन जब गेंद को नीचे से ऊपर भेजने का प्रयास किया तो उसका वेग घट जा रहा था। दो काम हुआ। लेकिन वही जब सतह न ढालुआ था, न ऊपर भेजना था, न नीचे भेजना था, बिल्कुल समतल सतह पर भेजना था, तो वे गेंद एक समान वेग से आगे बढ़ी। क्लियर है? तो देखोगे भाई, सबसे पहले कि इसके लिए उन्होंने आनत तल पर एक गेंद की गति का अध्ययन किया। इस प्रयोग में उन्होंने देखा कि कोई गतिशील गेंद आनत तल से नीचे की ओर आती है, कोई गतिशील गेंद आनत तल से नीचे की ओर आती है तो उसकी गति बढ़ जाती है। जब नीचे आ रही है तो गति बढ़ रहा है। फिर उन्होंने देखा कि जब गेंद आनत तल पर ऊपर की ओर जाती है, पहले नीचे गई, अब कहाँ जा रही है भाई? ऊपर की ओर जा रही है, तो उसकी गति में कमी आ जाती है, उसकी गति भेजा जाता है, तो गेंद की गति घट जाती है, गेंद की गति। और तल पूर्णतः समतल हो, बिल्कुल प्लेन सरफेस हो, तो गेंद की गति न तो घटती है न बढ़ती है, अर्थात एक समान चाल से चलती है। इस चीज़ को यहाँ हम लोग देख सकते हैं मेरे बाबू कि गेंद को जब आनत तल से नीचे की ओर ला रहे हैं तो गति में वृद्धि होती है, गति में वृद्धि होती है, यानी बात कर रहा है कि डाउनवर्ड स्लोप, यानी नीचे की तरफ गति। तो ऑब्जेक्ट मूविंग डाउन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट्स, यानी जैसे कोई वस्तु आनत तल से नीचे की ओर गति करती है तो उसकी गति में वृद्धि हो जाती है, उसका वेग बढ़ जाता है,
जब वेग बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा उसमें त्वरण आएगा, बहुत ज़्यादा, तो वह एक्सेलरेटेड हो जाएगी, वह एक्सेलरेटेड हो जाएगी। यानी इसका मतलब कह रहा है कि जब कोई वस्तु, जब दिख रहा है कलर, नीचे लिख सकते हैं भाई, जब कोई वस्तु नीचे की ओर गति करती है, नीचे की ओर गति करती है तो उसका वेग बढ़ जाता है, उसका वेग बढ़ जाता है। नीचे दिख रहा है ना, कैमरे में देख के बोलिए भाई। वस्तु नीचे की ओर गति करती है, कहाँ से नीचे की ओर गति करती है भाई? वस्तु आनत तल से। कहाँ से भाई? जब कोई वस्तु आनत तल से नीचे की ओर गति करती है, कहाँ से गति करती है भाई? आनत तल से। जब कोई वस्तु आनत तल से नीचे की ओर गति करती है तो उसका वेग बढ़ जाता है, उसका वेग बढ़ जाता है। आनत तल पर देखो क्या क्या लिख दिया यार। हो गया? गति करती है, सुनोगे बाबू, कहाँ गति करती है? आनत तल पे। दूसरा कह रहा है कि अपवर्ड में देख लो भाई, दूसरा क्या कह रहा है कि अपवर्ड स्लोप, यानी ऑब्जेक्ट मूविंग अप स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन डिसएक्सेलरेटेड, यानी जब वस्तु आनत तल पर नीचे से ऊपर की ओर गति करती है, की ओर गति करती है तो उसका वेग बढ़ जाता है, उसका वेग घट जाता है, उसका वेग घट जाता है। जब वेग घटता है तो वस्तु डी एक्सेलरेटेड हो जाती है वस्तु। और यहाँ कह रहा है भाई कि समतल सतह पर गति करती है, ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल प्लेन। जब कोई वस्तु घर्षण रहित क्षैतिज तल पर गति करती है तो उसका वेग न तो घटता है ना बढ़ता है, अर्थात वस्तु एक समान वेग से गति करती है। तो लिखेंगे भाई, जब वस्तु घर्षण रहित समतल सतह पर गति करती है तो उसका वेग न तो घटता है और न ही बढ़ता है, अर्थात वस्तु एक समान वेग से चलती है, एक समान वेग से चलती है। वस्तु कहाँ चलेगी भाई? एक समान वेग से चलेगी, यानी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन नाइदर एक्सेलरेटेड नॉर डी एक्सेलरेटेड, यानी ना उसका वेग घटता है ना बढ़ता है, यानी वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कब? जब वस्तु एक समान समतल सतह पर गति कर रही हो तब। एक क्या रहा भाई? गैलीलियो का प्रयोग। गैलीलियो ने एक प्रयोग और किया कि एक तरह से आनत तल लिया, बीच में कुछ समतल रखा, फिर दूसरे तरफ भी आनत तल रखा। तो इस स्थिति में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का अवलोकन किया। फिर एक तरफ आनत तल को रखा, दूसरे तरफ आनत तल को थोड़ा और स्लोपिंग बनाया तो गेंद की गति देखा। तीसरी बार क्या किया उन्होंने कि गेंद को आनत तल से करा और बिल्कुल प्लेन कर दिया। तो इस एग्जाम्पल को भी, गैलीलियो की एग्जाम्पल को देखकर उसका अध्ययन कर लेते हैं। पहले इसको लिख लें, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए फटाफट। हो गया बाबू लोग? जल्दी से करिए, आगे बढ़े हम लोग। बाबू लोग हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखोगे सबसे पहले कि ये चीज़ें हो गई। एक और इसका एग्जांपल देखते हैं। उन्होंने दो तरफ से इंक्लाइंड प्लेन लिया, जैसे समझ लो इधर से डालूँगा, फिर इधर प्लेन, फिर चढ़ाओ, फिर चढ़ाओ। यानी देखो इसका एग्जांपल इधर देख लेते हैं हम लोग, फटाफट देखेंगे। यानी सबसे पहला देखो उन्होंने काम क्या किया है। काम यह किया
कि सबसे पहले इनिशियल पोजीशन को क्या कहेंगे भाई? प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति ऊपर दिख रहा है ना। चलो इसको क्या कहा उन्होंने? अंतिम स्थिति। आप समझो, गेंद को यहाँ से छोड़ा, गेंद आया 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 आया, बिल्कुल आया, गेंद आया, क्लियर है ना? गेंद क्या किया बाबू? आया, फिर आगे बढ़ा हमने, फिर ऐसे ऐसे गेंद आगे बढ़ा, गेंद भी आगे बढ़ा, गेंद आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, गेंद यहाँ पहुँचा। यानी कहने का अर्थ है, देखोगे कि जैसे यानी अंतिम पोजीशन से गेंद को प्रारंभिक स्थिति से सबसे ऊंचाई तक छोड़ा जाता है, लेकिन इसकी ढाल, इसके स्लोप, आनत तल की ऊंचाई घटाई नहीं गई है, ऊंचाई को कम नहीं किया गया, को कम नहीं किया गया। समझो भाई, आनत तल की ऊंचाई को कम नहीं किया गया तो गेंद अधिकतम दूरी तय नहीं कर पाई। यानी आनत तल की ऊंचाई अगर कम की गई होती तो गेंद बहुत दूर गई होती, गेंद बहुत दूर, लेकिन आनत तल की ऊंचाई कम नहीं किया गया जिससे गेंद की दूरी घट गई, जिससे गेंद कम दूरी तय किया, गेंद कम दूरी तय किया। गेंद क्या किया भाई? कम दूरी तय की, पहला बात। दूसरा कि जैसे ही उन्होंने क्या किया, आनत तल की ऊंचाई को घटा दिया, आनत तल की ऊंचाई को घटाया तो गेंद द्वारा तय की गई दूरी बढ़ गई, गेंद द्वारा तय की गई दूरी, गेंद द्वारा तय की गई दूरी बढ़ गई, गेंद द्वारा तय की गई दूरी बढ़ गई। जैसे ही गेंद आनत तल की ऊंचाई को घटाया, गेंद अधिकतम दूरी तय कर रही है कि नहीं कर रही है? दिखाई दे रहा ऊपर वाले फिगर से नीचे वाले फिगर में कंपैरिजन। दूसरा देखो कि आनत तल को बिल्कुल प्लेन कर दिया तो गेंद हमेशा चिरस्तम स्थिति में गति करने लगी। यानी परपेचुअल मोशन को कहते हैं चिरस्तम गति। कौन सी गति? चिरस्तम, माने रुकने वाली हमेशा एक समान गति करती रहेगी, रुकने वाली नहीं है, ना रुकेगी, ना घटेगी, ना बढ़ेगी। तो परपेचुअल मोशन को क्या कहते हैं? चिरस्तम। यानी हिंदी में लिखा गया होगा आपकी किताब में, बताइए कौन सा गति कहते हैं भाई? चिरस्तम। क्या? चिरस्थायी गति। बोलो जल्दी से, हिंदी मीडियम देख लो किताब में, जल्दी नीचे लिखा गया होगा आपके बुक में, देखो चिरस्थायी गति। चिरस्थायी गति कौन गति भाई? चिरस्थायी गति। परपेचुअल मोशन को क्या कहेंगे? चिरस्थायी गति। यानी गेंद जैसे चली मेरे बाबू, वह हमेशा एक समान गति में चली, एक समान गति में चली। इसको क्या कहते हैं भाई? चिरस्थायी गति, परपेचुअल मोशन। यानी गति में कम ना एक्सेलरेटेड हुआ ना डी एक्सेलरेटेड हुआ, एक समान यूनिफॉर्म मोशन में आगे बढ़ती चली गई। न गेंद की गति घटी, न गेंद की गति बढ़ी। ये तो बात समझ में आ रहा है ना? यानी आनत तल की ऊंचाई को कम नहीं किया गया तो गेंद कम दूर तक गई, आनत तल की ऊंचाई को घटा दिया गया तो गेंद अधिकतम दूरी तय की, गेंद अधिकतम दूरी तय करी। लेकिन जैसे आनत तल को बिल्कुल प्लेन कर दिया गया, बिल्कुल प्लेन कर दिया गया, तो जो गेंद की गति रही वह परपेचुअल मोशन में आ गई। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? चलो अब देखोगे बाबू कुछ बातें नोट बनकर आती हैं। क्या बनकर आती हैं भाई? नोट बनकर, नोट कि देखो गैलीलियो ने एक बात खोज किया। सबसे पहले देखोगे तो नोट में देखोगे सबसे पहले कि गैलीलियो ने क्या किया।
गैलीलियो ने खोज की खोज की क्या खोज की कि वस्तु पर कोई बाह्य बल न कार्य करे, वस्तु पर कोई बाह्य बल न कार्य करे, तो वह वस्तु या तो एक समान गति की अवस्था में बने रहना चाहती है या एक समान विराम की अवस्था में बने रहना चाहती है। यही ना बताया, यानी कोई बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य न करे, यानी नो एनी एक्सटर्नल फोर्स वर्क्स ऑन अ ऑब्जेक्ट, वर्क्स एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट रिमेन टू स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, यानी एक समान गति की अवस्था में रहना चाहती है या एक समान विराम की अवस्था में रहना चाहती है। यही उन्होंने बताया सबसे पहला बात कि यदि गेंद पर कोई बल कार्य न करे, कोई बल कार्य न करे। तो सबसे पहले थोड़ा सा देखिए, किसी का कॉल आ रहा है, हम बात कर लेते हैं और आप पहले इसको लिख लो तब हम नोट लिखते हैं, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करो और नोट कर लो भाई। चलो भाई देखो कि बाबू लोग आगे कि गैलीलियो ने अपने प्रयोग से बताया कि गैलीलियो ने प्रयोगों द्वारा बताया कि क्या बताया कि क्या बताया भाई। सबसे पहला बात देखो कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो वस्तु या तो अपने विराम की अवस्था में बने रहना चाहती है, अपने विराम की अवस्था में बने रहना चाहती है, या एक समान गति की अवस्था में बने रहना चाहती है, एक समान गति की अवस्था में बने रहना चाहती है, रहना चाहती है। अब देखो, यदि वस्तु पर कोई भी बाह्य बल कार्य न करे, यानी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी वस्तु पर अप्लाई न हो, तो वस्तु हमेशा स्थिर अवस्था में रहेगी, एकदम शांत रहेगी, न हिलेगी न डुलेगी, कुछ नहीं होगा उसमें। या एक समान गति से चल रही है तो रुकने वाली नहीं है, परपेचुअल मोशन होगा, चिर अस्थाई गति में रहेगी। कौन बताया? गैलीलियो ने। गैलीलियो के इस प्रयोग को, इस स्टेटमेंट को गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहा जाता है। गैलीलियो को क्या कहा जाता है? जड़त्व नियम भी कहा जाता है। इस स्टेटमेंट को गैलीलियो का क्या कहा जाता है बाबू? जड़त्व नियम। क्या कहा जाता है? जड़त्व नियम भी कहा जाता है। इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? गैलीलियो का जड़त्व नियम कहा जाता है। यानी इसको पहले इंग्लिश में लिख देते हैं, आप इसको लिख लोगे भाई जल्दी से, फटाक से वीडियो पॉज करके लिख लोगे। और फिर क्या लिखेंगे भाई? यानी सीधी बात देखेंगे। गैलीलियो स्टेटेड दैट, गैलीलियो स्टेटेड दैट क्या बताया भाई? इफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, इफ एन एक्सटर्नल फोर्स लिख लो भाई, एन एक्सटर्नल फोर्स does not works on a object, then the object remains in their state of motion or remain in their
दे आर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट लिख लो भाई, एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। यानी वही बात हो गया भाई, गैलीलियो ने क्या बताया भाई कि सबसे पहले कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो वस्तु हमेशा एक समान गति की अवस्था बनाए रखेगी। एक समान गति की अवस्था समझ रहे हो ना, चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, और रुकी है तो चलेगी भी नहीं, रुक गई तो नहीं चलेगी, और चल रही है तो रुकेगी नहीं। अब तो समझ में आया? ये कौन बताया? गैलीलियो ने। क्लियर है ना? अब गैलीलियो की इस खोज को गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहा जाता है। तो नीचे से तिरका चिन्ह दे के लिखेंगे कि गैलीलियो के इस प्रयोग को, गैलीलियो के इस प्रयोग को गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहा जाता है। कौन नियम भाई? जड़त्व नियम भी कहा जाता है, कहा जाता है। यानी गैलीलियो के इस प्रयोग को गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहते हैं। यानी दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ गैलीलियो, क्लियर है ना, इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। यानी गैलीलियो के इस एक्सपेरिमेंट को इनर्शिया का नियम कहा जाता है। अब इनके प्रयोग से एक प्रश्न उठता है भाई कि इनर्शिया क्या है, जड़त्व क्या है, और जड़त्व के कितने प्रकार होते हैं। समझ में आ रहा है ना? एक नया प्रश्न उठ के आ गया ना भाई, नया वर्ड आया, क्या आया? तो जड़त्व नियम। क्या आया भाई? जड़त्व नियम, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब एक क्या है? नया वर्ड आ गया, जड़त्व। तो जड़त्व यह कहलाता है कि किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी एक समान विराम की अवस्था या एक समान गति की अवस्था बनाए रखना चाहती है, जड़त्व का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू व्हिच इट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और रिमेन इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया, इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। यानी एक समान गति की अवस्था बनाए रखे या एक समान विराम की अवस्था बनाए रखे, तो इसको क्या कहेंगे? उस वस्तु का जड़त्व कहेंगे, उस वस्तु का जड़त्व कहेंगे। अब जड़त्व तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई? इनर्शिया कितने टाइप का होगा भाई? तीन टाइप का। फर्स्ट, अच्छा दो प्रकार का दिया है आपके बुक में, चलो ठीक है भाई। पहला विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व, और तीसरा दिशा का जड़त्व। किसका जड़त्व भाई? दिशा का जड़त्व। पहला हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जड़त्व कितने प्रकार का भाई? तीन प्रकार का। कितने प्रकार का? तीन। यानी स्टेट ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। तो सबसे पहले जड़त्व लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे भाई? जड़त्व क्या है? क्या लिखेंगे हम लोग? जड़त्व। तो देखो भाई, जड़त्व को क्या कहते हैं? इनर्शिया। जड़त्व को क्या कहेंगे भाई? इनर्शिया। बाबू लोग बता दो इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? तो लिखेंगे किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण, किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण, किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। कौन प्रॉपर्टी भाई? इनहेरेंट प्रॉपर्टी, जिसके कारण वस्तु एक समान गति की अवस्था, एक समान
गति की अवस्था, एक समान गति की अवस्था या विराम की अवस्था या दिशा की अवस्था बनाए रखना चाहती है। विराम की अवस्था या दिशा की अवस्था बनाए रखना चाहती है। बनाए रखना चाहती है। क्या कहलाता है भाई? चाहती है, जड़त्व कहलाता है। उस वस्तु का जड़त्व कहलाता है। उस वस्तु का क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। यानी किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वस्तु एक समान गति की अवस्था, विराम की अवस्था या दिशा की अवस्था, यानी जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में रहना चाहती है। दिशा बदलना, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहना चाहती है। रुकना, और रुकी है तो गति स्टार्ट करना नहीं चाहती है। यानी रुके हैं, रुके रहने दो, चल रहे हैं, चलते रहने दो, जिस दिशा में हैं उसी दिशा में रहने दो, सीधे सीधे जाएंगे, दिशा बदलेंगे नहीं। इस गुण को क्या कहेंगे? जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम कहते हैं। क्लियर है ना? यानी इंग्लिश में इसको क्या लिख लेंगे भाई? इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू, या लिखेंगे virtue by which body remain in a state of rest or a state of uniform motion or remain in सेम डायरेक्शन, सेम या स्टेट ऑफ सेम डायरेक्शन, ऐसे लिख लो। रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का क्या कहेंगे? इनर्शिया। ऑब्जेक्ट का क्या कहेंगे भाई? इनर्शिया। क्लियर है ना? यानी किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह क्या करना चाहती है भाई? एक समान गति की अवस्था में रहना चाहती है, या एक समान दिशा की अवस्था में रहना चाहती है, या विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहना चाहती है। उसको क्या कहते हैं भाई? जड़त्व कहते हैं। अब जड़त्व 3 प्रकार का होता है। जड़त्व कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो अगला हम लोगों का टॉपिक बनेगा टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व के प्रकार। हिंदी में क्या लिखेंगे भाई? जड़त्व के प्रकार। अब देखोगे जड़त्व का प्रकार क्या होता है। पहला होता है भाई, देखोगे विराम का जड़त्व। किसका जड़त्व भाई? विराम का जड़त्व। यानी इसको क्या कहेंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा होता है गति का जड़त्व। किसका जड़त्व बाबू? गति का जड़त्व। और इसको कहते हैं भाई इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या कहते हैं बाबू लोग? इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। किसका जड़त्व भाई? दिशा का जड़त्व। और दिशा के जड़त्व को क्या कहेंगे? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दिशा का जड़त्व को क्या कहेंगे? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी इनर्शिया कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला विराम का जड़त्व,
गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है ना? एनी प्रॉब्लम? चलो अब एक एक करके इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट करो, पॉज द वीडियो, नोट इट ऑन प्लीज। चलिए भाई जल्दी नोट कीजिए। हो गया? पक्का? भाई एक ही आदमी बोल रहा है, इतने लोग बैठे हो फिर भी एक ही लोग बोल रहे हो, जल्दी करो। हो गया बाबू? पहला हेडिंग डालो। पहला हेडिंग क्या डालोगे भाई? पहला क्या डालोगे हेडिंग बताओ? पहला क्या डालोगे भाई? विराम का, विराम का जड़त्व। अब विराम के जड़त्व को क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी अब यह क्या है भाई? तो सीधा सीधे कि किसी वस्तु का वह गुण जिस गुण के कारण, किसी वस्तु का वह गुण जिस गुण के कारण वह हमेशा विराम की अवस्था में रहना चाहती है। भाई किसकी अवस्था में? देखो ना, जड़त्व की परिभाषा से पता चल रहा है यार। जड़त्व का डेफिनेशन क्या कह रहा है, नीचे देख लो भाई। पहला कि या तो गति की अवस्था में रहना चाहती है, या विराम की अवस्था में रहना चाहती है, या दिशा की। तो जब गति की अवस्था में रहेगी तो उसको गति का जड़त्व कहेंगे, आज जब विराम की अवस्था में आएगी तो उसको विराम का जड़त्व कहेंगे, आज जब दिशा की अवस्था में आएगी तो दिशा का जड़त्व। डिफिनीशन तो ही तीनों बातों को दिया ना, डिफिनीशन दे दिया, दिया कि नहीं दिया? यानी एक ही डिफिनीशन तीनों डिफिनीशन को अलग अलग कर दिया, कर दिया। तो क्या लिखेंगे भाई हम लोग? तो अगला कि किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम की अवस्था बनाए रखना चाहती है। यानी किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम की अवस्था, किसकी अवस्था भाई? विराम की अवस्था बनाए रखना चाहती है, बनाए रखना चाहती है, बनाए रखना चाहती है। क्या कहलाता है भाई? विराम का जड़त्व कहलाता है, विराम का जड़त्व कहलाता है। यानी किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विराम की अवस्था बनाए रखना चाहती है। लिखेंगे भाई द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by virtue which it tends to remain in a state of rest, clear है ना? It is called inertia of rest, inertia of rest। यानी उसको विराम का जड़त्व कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? यानी जिसके कारण, यानी वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह कौन सी अवस्था में रहना चाहती है? विराम की अवस्था में, गति की अवस्था में जाना नहीं चाहती है। तो इसको क्या कहते हैं? विराम का जड़त्व कहते हैं। दैनिक जीवन में इसके बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल। जैसे देखोगे कभी आप करते क्या हो, अपने कारपेट को, दरी समझते हो ना, चटाई समझते हो, उस चटाई को डंटे से झाड़ते हो, तो जैसे ही डंटा का प्रहार करते हो तो दरी पर डंटा लगते ही दरी क्या हो जाता है? गति की अवस्था में आ जाती है। अरे पीछे वाले बाबू क्यों बतिया रहे हो? हाँ, बहुत प्रॉब्लम है आपको, इतना लंठई कहाँ कर रहे हैं हो? नाम बताइए ना तनी, कैमरा के सामने आपका भरपूर बेइज्जती करें। अब सुनो कि देखो कि बाबू
कि जैसे ही कारपेट पर, दरी पर डंटे से प्रहार किया जाता है, डंटे से प्रहार किया जाता है, डंटा के प्रहार से दरी गति की अवस्था में आ जाती है, दरी कंपन की अवस्था में आ जाती है, लेकिन जो धूल कण हैं वह कंपन की अवस्था में नहीं आते हैं। तो धूल कण नीचे गिर जाते हैं, धूल कण नीचे गिर जाते हैं। जैसे कभी अभी आम का मौसम चल रहा है, आम का सीजन चल रहा है, तुम आम के पेड़ पे, टहनी पे जोरदार प्रहार करते हो चढ़ के, तो प्रहार जैसे उसको हिलाने का प्रयास करते हो, टहनियाँ होती हैं वह गति की अवस्था में आ जाती हैं, लेकिन जो आम होता है वह गति की अवस्था में नहीं आता है, वो विराम की अवस्था में बने रहना चाहता है, जिसके कारण वह टूट जाता है। लेकिन कभी कभी आप देखे होंगे कोई आम जितना झुलझुलाइए, टहनी को जितना झकझोरा जाता है, आम भी उतना ही हिलना शुरू कर देता है, वो गिरता नहीं है। जब वो गति की अवस्था में आ गया तो गिराना पॉसिबल नहीं है। अगर वह गति की अवस्था में नहीं आना चाहता था, रुके रहना चाहता था कि हम नहीं हिलेंगे, तो लद्दे नीचे आ गया। समझे कि नहीं समझे? ऐसे अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो प्रत्येक एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं कुछ दैनिक जीवन में उदाहरण। तो हेडिंग क्या डालेंगे भाई? यानी विराम के जड़त्व के कुछ प्रमुख उदाहरण। विराम के जड़त्व के कुछ प्रमुख उदाहरण। विराम के जड़त्व के प्रमुख उदाहरण। यानी सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल related to inertia of rest, inertia of rest। और पहला एग्जाम्पल आप क्या दोगे भाई? बताओ पहला एग्जाम्पल क्या दोगे? कि जब स्थिर बस अचानक आगे चल पड़ती है। अच्छा, ये तो बताइए नहीं किया, चलो जब नहीं बताया तो लिख देते हैं। जब स्थिर बस अचानक आगे चल पड़ती है, आगे चल पड़ती है, तो उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। किसकी ओर झुक जाता है? पीछे की ओर और झुक जाता है। देखो, बस में बैठे होते हैं और जैसे बस स्टार्ट होकर आगे बढ़ती है, हम पीछे की तरफ ऐसे झुकते हैं ना। इसका कारण क्या होता है? विराम का जड़त्व। विराम का, हम खड़े हैं या बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं भाई, ठीक है, एक समान विराम की अवस्था में है, लेकिन बस जैसे चलता है तो बस के सहारे हमारे पैर गति की अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन जो पैर कमर से ऊपर वाला भाग होता है, कमर से ऊपर वाला भाग, वह विराम की अवस्था में ही रहना चाहता है, जिसके कारण वह पीछे की तरफ झुक जाता है। इसका प्रमुख उदाहरण आपको मिला होगा आपके दैनिक जीवन में। आप बाइक पर बैठो, अचानक गियर लगाया जाता है और जैसे एक्सीलरेटर लेके झटका से छोड़ा जाता है पीछे की तरफ, और झटका अगर तेज हो तो आप सारा लाइव भुजा आपका छिटा जाता है। हुआ है कि नहीं आप लोगों के साथ? हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं भाई? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? दूसरा देखोगे उदाहरण भाई, दूसरा उदाहरण आपके दैनिक जीवन में कि किसी डंडे के प्रहार से दरी की धूल झाड़ी जाती है। किसी डंडे के प्रहार से, अभी बताया ना इसको, किसी डंडे के प्रहार से दरी को क्या कहते हैं भाई? कारपेट का धूल कण झाड़ा जाता है, कण झाड़ी जाती है। ये भी बता दिए हैं कि डंडा का प्रहार जब दरी पे करते हैं तो दरी गति की अवस्था में आ जाती है, लेकिन धूल कण गति की अवस्था में नहीं आते हैं, वह एक समान विराम की अवस्था में बने रहना चाहते हैं, जिसके कारण धूल कण नीचे गिर जाते हैं। तीसरा बाबू क्या बदलोगे भाई? तीसरा जल्दी से
किसी वृक्ष की टहनियों को, तीसरा अभी जो बताया कि किसी वृक्ष की टहनियों को जोर से हिलाने पर, जोर से हिलाने या झुलझुलाने लिख लो भाई, झुलाने पर फलों और पत्तियों का टूटकर नीचे गिरना, फलों और पत्तियों का टूटकर नीचे गिरना, क्या कहलाता है भाई? विराम का जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? विराम का जड़त्व कहलाता है। जैसे आम के टहनी पे चढ़ गए, आम के पेड़ पे चढ़ गए आप, आम को आपको गिराना है तो आप क्या करते हो? पूरा जोर लगा के अपने पैरों से उसको हिलाने का प्रयास करते हो। जैसे टहनी गति की अवस्था में आती है और फल पत्तियां गति की अवस्था में नहीं आते हैं तो वह टूट कर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन जो गति की अवस्था में आ जाता है वो झुलझुलाते रहता है, गिरता नहीं, और आप पूरा जोर लगाते हैं फिर भी नहीं गिरता है। अब तो समझ में आ रहा है? उसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे चौथा एग्जाम्पल कहता है, देखोगे बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है कि कांच की खिड़की पर पत्थर फेंको तो पत्थर का वेग कम होगा तो पूरी खिड़की फूट जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी। लेकिन वही पूरी वेग से बंदूक की गोली दागी जाती है तो जितना दूर गोली जाती है बस उतना दूर होल होता है। बाकी कांच की खिड़की ज्यों का त्यों बने रहती है, ज्यों का त्यों बने रहती है। अब तो समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? चलो तो देखोगे भाई सबसे पहले कि कांच की खिड़की पर पत्थर फेंकने से पूरी खिड़की चकनाचूर हो जाती है, चकनाचूर हो जाती है, जबकि बंदूक की गोली से खिड़की में केवल एक छिद्र मात्र होता है, एक छिद्र होता है। खिड़की ज्यों का त्यों बने रहती है, खिड़की ज्यों का त्यों बने रहती है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अगर और एक एग्जाम्पल देखोगे, आप करोगे क्या? एक गिलास ले लोगे, गिलास के ऊपर कार्डबोर्ड रखोगे, एक गत्ता समझते हो ना? एक गिलास ले लो, जैसे सपोज दैट मेरे पास गिलास है या नहीं है, देखते हैं। नहीं है यार गिलास। चलो देखो एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकल दिखाता हम आपको। प्रैक्टिकल देख लो भाई। एक हमने गिलास लिया, क्या लिया? गिलास। देखो मिल गया गिलास, एक गिलास लिया, एक गिलास है, ठीक है। और इस गिलास पर हमने क्या किया? एक कार्ड रखा, देना भाई किसी के पास कोई कार्ड है तो। देखो भाई इस कार्ड को हमने रखा, इसको हमने फोल्ड कर लिया और इस कार्ड को हमने क्या किया? गिलास पे रख दिया। तोड़ मत यार पंखे की वजह से। अब इस पर एक सिक्का रख देंगे। क्या रखेंगे? एक सिक्का, ठीक है। और क्या है? दो भाई, सिक्का है तो दो, जल्दी से दे दो, सिक्का दे दो, जल्दी से बढ़ाओ, जल्दी से लेट हो रहा है, जल्दी से। इसका प्रैक्टिकल देखो, एक किसके कारण क्या होगा क्या नहीं होगा सब समझ लोगे तुम लोग। कार्ड मोटा नहीं है, कार्ड किसी के पास मोटा कार्ड नहीं है? बोलो, मोटा कार्ड किसी के पास नहीं है? सिक्का रख दीजिए भाई, वहीं रख दीजिए आप। चलो देखो एक कार्ड हो गया। अब इस कार्ड पर हमने एक सिक्का रखा, वाह 1 रुपया।
नसीब भी कितना खोटा है, एकदम बीचों बीच में रख रहे हैं, एकदम बीचों बीच में। अब देखो प्रैक्टिकल क्या है कि जैसे इस पर हम पूरा जोर से झटका मारेंगे, पूरा जोर से, पंखे का हवा थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा। चलो हमने पंखे के हवा बंद को बंद किया, जैसे जोर से हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, समझने का प्रयास करना। जैसे हमने इस पर पूरा जोर से झटका मारा, पूरा जोर से झटका मारा, जैसे जोर से झटका मारेंगे, देखना, वाह कार्ड मोटा नहीं था यार यानी जैसे जोर से झटका मारोगे इसमें सिक्का गिर जाएगा, सिक्का। इसका कारण क्या होता है? कारण है कि कार्ड और सिक्का दोनों विराम की अवस्था में थे। आपने किस पर झटका मारा? कार्ड पर। झटका किस पर मारा? कार्ड पर, जिसके कारण सिक्का कहाँ गिरा? गिलास में गिर गया। सिक्का बनना यानी विराम की अवस्था में बने रहना चाहता था और गति की अवस्था में नहीं आना चाहता, तो कार्ड नीचे से निकल गया और सिक्का गिलास में गिर गया। क्लियर है? घर पे प्रैक्टिकल करके देखना। अच्छा इसमें नहीं गिरा गया? ओ माय गॉड, एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो गया, एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो गया। नहीं फ्लॉप कहाँ हुआ यार, अबे सिक्का गिरा था, नीचे गिर गया इसमें से। अच्छा इसमें गिरा था, ऐसे किए तो नीचे गिर गया, ऐसा नहीं था। चलो झूठ लाना नहीं है, झूठ लाना नहीं है। आप घर पे जाके इसको करना। कहाँ करना भाई? घर पे। यानी जैसे कार्ड पर आप धक्का मारोगे, सिक्का कहाँ गिरेगा? कार्ड में। सिक्का कहाँ गिरेगा? गिलास में, कार्ड में नहीं। कार्ड तो उड़ जाएगा, गिलास में गिरेगा। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो ये रहा किसका एग्जाम्पल भाई? विराम के जड़त्व का। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। जल्दी से वीडियो पॉज करो, नोट करो। चलो नोट करो भाई, हो गया? पक्का? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला टॉपिक क्या मिलेगा हम लोगों को? गति का जड़त्व। तो क्या मिलेगा? और फिर क्या मिलेगा? दिशा का जड़त्व। गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व, इन दोनों की जानकारी अब हम लोग अगले क्लास में लेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? तो अगले क्लास में क्या पढ़ना हम लोगों को? गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। उसके बाद की टॉपिक को देखा जाएगा। क्लियर? चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यूं PCM क्लासेज में पढ़ने आते रहें। जय हिंद, जय भारत।